हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको सारी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी यूपीएससी की। हमारे इस प्लेटफॉर्म में मोर देन 30 से ज़्यादा डेली लाइव क्लासेस चल रहा होता है। उन लाइव क्लास में आपने क्या पढ़ा, तो आपको लाइव यानी टेस्ट क्विज़ेस करवाए जाते हैं। साथ में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको इसमें मिलता है। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे ये हमारा अनअकैडमी का जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके माध्यम से जुड़ने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और ये ऐसा इंटरफेस आएगा, इसके माध्यम से हमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। मेरा नाम देवी सिंह है, मैं इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री ऑप्शनल और दो एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ मेरा ये टेलीग्राम का लिंक है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के लिंक से। और ये अनअकैडमी का लिंक है, इसमें भी पैरेलल क्लासेस चल रही होती हैं। ठीक है ना। हमारे इस प्लेटफॉर्म में मोर देन 100 से ज्यादा टॉपिक एजुकेटर भारत के जुड़े हुए हैं, जिनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस कवर किया जाता है। आप देखोगे 15,000 से अधिक इसमें से रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर पढ़े हुए हैं। उसके साथ साथ हमारा एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है कि प्लस का प्रोग्राम है। इसमें अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग परीक्षा है। तो आप हमारे साथ जुड़ के ये देबी वाईटी, एक कोड है देबी वाईटी, क्या है, देबी वाईटी 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कितना? 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है ना। ये अगेन कोर्स, ये आइकॉनिक का प्लान है। आइकॉनिक में ये सारी आपको स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ भी, अगर इस कोड को यूज करते हैं और इस पे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो देवी वाईटी है, इस कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगेन ये कोड है, ठीक है, ये ऑप्शनल के लिए आपने जीएस कहीं से कर लिया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल के लिए हम हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये अगेन कोड को देवी वाईटी यूज करिए, 10% डिस्काउंट प्राप्त करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं हमसे जुड़ के। इसमें कंप्लीट कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है। कुछ देखिए, हमारी यूपीएससी जो प्रीलिम्स परीक्षा है, इसका करीब 6 मंथ रह गया है। तो 6 मंथ के लिए कुछ बैचेस स्टार्ट हैं, जैसे कि एक बैचेस अल्टीमेट है। ठीक है। और ये नेक्स्ट ईयर के लिए, और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए बैच है। ठीक है। इसके साथ कुछ बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट हुए हैं, आप देख सकते हो, और कुछ हमारे हिंदी पे बैचेस स्टार्ट हैं, कुछ इंग्लिश में। ठीक है ना। तो ये बैचेस में भी आप एक्सेस कर सकते हो, अगर आप मुझसे जुड़कर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। देखिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आइकॉनिक बेस्ट है और आइकॉनिक ले लीजिए। लेकिन आइकॉनिक के रेट भी हाइक होने वाले हैं, तो जल्द आपके पास टाइम है, आप जल्दी से जुड़ के, क्योंकि इसमें सारी व्यवस्थाएँ हैं। इसमें मिलती हैं आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास, आपको याद होगा, लास्ट क्लास में मुझे एआरसी बताना था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर हम देखिए एआरसी की बात करते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि एआरसी को लास्ट क्लास में एआरसी से जोड़ के जब मैं पारा बताया था, ठीक है ना, उसके साथ-साथ मैंने पैड बैंक बताया था। तो ज़रा सुन लीजिए। देखिए, जो इसकी स्थापना है 2002 में सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत करी जाती है। किसके अंतर्गत? सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत करी जाती है, यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसको सार्फेसी को कहते हैं। ठीक है। ये सार्फेसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मैंने अभी बताया। ठीक है। तो इसको पारित किया गया। इसके अंतर्गत एआरसी बैंकों के एनपीओ को छूट दर पे खरीदेगी। जो एनपीए है ना, ध्यान रखिएगा, बैंकों का एनपीए, बैंकों का पैसा एनपीए हो गया था। एनपीए को तीनों फॉर्म लास्ट में मैंने बताया था, जो एनपीए की तीनों फॉर्म है। अमानक परिसंपत्ति के रूप में हम पहले को क्लासिफाई किए थे, दूसरे को डाउटफुल एसेट और तीसरे को लॉस एसेट्स। मैंने एनपीए के तीनों फॉर्म बताए थे। अगर कोई पैसा एनपीए हो जाता है, ठीक है, तो बैंक क्या होते हैं कि बैंक छूट दर पे एआरसी को बेच देते हैं। एआरसी क्यों खरीद रहा है? छूट दर पे खरीद रहा है ना, जो छूट होगा, अगर वो पूरा पैसा वसूल लेता है, तो एआरसी का हो जाएगा। तो एआरसीओ, जो एआरसी बैंकों के क्या है, एनपीओ को बैंकों से छूट दर पे खरीदेगी, और अपने प्रशिक्षित कर्मचारी, अपने जो वो कर्मचारी को ट्रेंड किया है, उनके माध्यम से इसकी वसूली करेगी। इसी अधिनियम में बैंकों को यह भी अधिकार दिया गया है, यह प्राधिकार दिया गया है कि अगर मान लो कि इसी अधिनियम में अगर ऋण सुरक्षित है, तो इसके बदले कोई संपत्ति गिरवी रखी गई होगी। ऑब्वियस, जब मैंने कल फर्स्ट श्रेणी बताया था, मतलब अमानक परिसंपत्ति में बताया था
कि अगर सुरक्षित ऋण होता है तो सुरक्षित ऋण की दशा में कोई ना कोई ऐसा क्या है, कुछ ना कुछ तो किया गया होगा। मतलब कोई संपत्ति गिरवी रखी गई होगी, तो उस गिरवी रखी गई संपत्ति को जो नीलामी करी जाती है, ऑक्शनिंग होती है, क्या होता है, नीलामी होती है और नीलामी के बाद ऋण वसूल सकते हैं, ठीक है। तो भारत में जो पहली स्थापित कंपनी है वो जो पहली स्थापित एआरसी है, क्या है, जो पहली स्थापित एआरसी है भारत में, उसको ARICL क्या कहा गया, ARICL, ठीक है ना, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, इसको ARICL कहा गया, भारत की पहली एआरसी है। देखिए आप देखोगे तो इसके भी लिमिटेशंस हैं, एआरसी के भी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? आप इन दिनों देखोगे बैंक के एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है, लोग पैसा लेके भाग रहे हैं तो बढ़ेंगे ही एनपीए। तो बैंकों के एनपीए बढ़ रहे हैं और खासकर ज्यादा एनपीए बैंकों के, जो मैंने कल बताया था, ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हो रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे कि कोई नेता नगरी है तो ये फोन कर देते हैं कि भाई हमारे इस इंडस्ट्रीज को इतना पैसा दे दो, तो बैंक ना चाहते हुए भी उसे पैसा दे देते हैं, फंड दे देते हैं, फंड कर देते हैं। और ऑब्वियस उसका अगर सारा मतलब सिविल ठीक नहीं है तो पैसा डूबने के तो चांस ज्यादा हो गए, रिस्क ज्यादा हो गया। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से भी खूब पैसे डूब रहे हैं। आप देखोगे कि ऐसे ऋण की वसूली जब निजी क्षेत्र की कोई एआरसी करती है तो उसको थोड़ी सी कठिनाई होती है। पहली बात, उसको जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो उनके तहत नहीं उनको बात ले पाता है, उनके अंदर नहीं ला पाता है, तो लोग नई चीजों को लोगों को नहीं समझ आता है यही चीजें। साथ ही साथ इनकी दूसरी लिमिटेशन जो एआरसीज की है, प्राइवेट एआरसीज की है, इनकी दूसरी लिमिटेशन क्या है, ये जो प्राइवेट एआरसीज हैं, इनके पास पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा चुकाएंगे बैंकों को। मान लो भले ही छूट दर पे खरीद लिया, जैसे कि आप कहो कि 100 रुपया है ये, ठीक है, तो 100 रुपया को अगर छूट दर पे 60 रुपए पे भी खरीद रहे हैं तो ये तो एआरसी है, ये तो प्राइवेट कंपनी है ना भाई, कहाँ से पैसा आएगा। इनके पास वैसे प्राधिकार भी नहीं है कि इनसे जबरदस्ती, अगर वे बैंकों को पैसा नहीं दे रहे हैं तो एआरसी को तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना देंगे। तो एआरसी के पास इतना संपत्ति नहीं है कि ये क्या करे, तो ये समस्या आती है। आप देखोगे साथ ही साथ एनपीए खरीदने के उद्देश्य से जो निजी क्षेत्र की एआरसी में ये समस्या देखने को मिलेगी कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। दूसरी समस्या ये भी आपको देखने को मिल सकती है कि उनके पास क्या है, दूसरी जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत उनको नहीं ला पाते हैं। ऐसे ही इस पूरी प्रक्रिया को जो सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर एआरसी लोगों का पैसा है, समान आम लोगों का पैसा है, एनपीए हो गया है, अब उसको रिकवरी भी तो उसकी करनी है, तो सरकार हस्तक्षेप करने लगेगी। और जब सरकार हस्तक्षेप करेगी तो इसी के लिए एआरसी की तरह एक कॉन्सेप्ट दिया गया कुछ वर्ष पूर्व बैंकों के एनपीए की वसूली के लिए, कि भारत सरकार एक बैड बैंक की स्थापना करेगी। क्या है? बैड बैंक की स्थापना करेगी। बैड बैंक ये समझ लो, ये आरसी के ही रूप में स्थापित होती, जो बैड बैंक है ये एआरसी के ही रूप में स्थापित होती, वही काम करती है, एआरसी की ही संकल्पना में इसकी स्थापना करी जाती है। बैड बैंक जो एआरसी के साथ साथ आप देखोगे कि वैसे ही ऋण ये खरीदती जो ऋण डूबा हुआ है, एनपीए है। लेकिन रघुराम राजन जी बैड बैंक का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। इसकी उन्होंने कहा, इसकी स्थापना को टाल दिया गया। उन्होंने कुछ अपने क्या कहा, मतलब उन्होंने तर्क दिया, कहा कि अगर ये बैड बैंक जो है, एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि जो एआरसी के पास एक प्राइवेट पैसा होता है और इनका भी पैसा, इन्हें पैसों की समस्या है, लेकिन अगर आप बैड बैंक की कॉन्सेप्ट लाते हो तो पैसा सरकार पे क्या है, वो ज्यादा भार बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारी आर्थिक समृद्धि को लेकर के। वहीं अगला ये 2015-16 के बात होती है। इसके बाद एक आर्थिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है 16-17 में। तो भारत सरकार ने एक बैड बैंक की जगह दूसरी कॉन्सेप्ट लेके आता है, पारा का। क्या कॉन्सेप्ट लेके आता है? पारा का। जो कि हम पारा के बारे में आपको याद होगा, कल हम बात किए थे, है ना? तो आपने देखा कि बैड बैंक भी है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बैड बैंक के क्या कार्य होंगे। तो बैड बैंक के वही कार्य होंगे जो क्या होंगे, जो काम एआरसी के होंगे। पारा हालांकि कल मैंने बताया था, अगर आप पारा को जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा चलिए मैं आपको पारा बता देता हूँ, है ना? ये चलिए, ठीक है। अगर आप पारा की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन, जो पारा है, पारा
पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी होती है। पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी होती है। देखिए पारा भी एक बैड बैंक की ही तरह है, ये भी एक बैड बैंक की तरह ही इसका भी कॉन्सेप्ट लाया गया। बैड बैंक की ही तरह ये कॉन्सेप्ट लाया गया। मैंने बताया था कि जो पारा का क्या सॉरी बैंड लिख दिया है ना, बैड है, ओके, बैड बैंक की तरह, ठीक है। ये एक्चुअल में जो बैड बैंक की तरह इसकी संकल्पना लाई गई पारा की, आप देखो कि इसका क्या काम था। ये सबसे पहले अपना जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे लाइक एसबीआई, पीएनबी, अगर इन बैंकों का पैसा क्या होता है एनपीए हो जाता है, तो उसको ये छूट दर पे खरीदेगी। मतलब पब्लिक पीएसबीज के पैसे को ये छूट दर पे खरीदेगी। किसके? पीएसबीज के पैसे को छूट दर पे खरीदेगी। और इसके बाद ये जो पैसा कहाँ से, इसके पास पैसा भी तो होना चाहिए क्योंकि बैंकों को देना पड़ेगा। तो ये पैसा कहाँ से? सरकारी प्रतिभूतियां जारी करेगी। क्या करेगी? सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके अर्थव्यवस्था से उठाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके क्या करेगी? ये अर्थव्यवस्था से उठाएगी, अर्थव्यवस्था से उठाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये पारा है, आपने पारा को देखा, ठीक है। आज का जो दूसरा हमें वो सीडीआर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीडीआर। जरा इसको सुन लीजिए, फिर मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। सीडीआर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अब तक और ये खूब चर्चा में रहता है। जो सीडीआर, ये इसको निगमीय ऋण पुनर्गठन कहते हैं, कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ध्यान से सुनिएगा, इसको कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। अगर आप सीडीआर को अच्छे से समझ लेते हैं तो अगला इंद्रधनुष 0.2 आएगा, ठीक है। वो इंद्रधनुष नहीं जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था और हेल्थ से संबंधित था, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी और एक फाइनेंशियल हेल्थ हेल्थ को सुधारने के लिए ये इंद्रधनुष आएगा। इसमें भी वैसे 7 रिफॉर्म होंगे और 7 रिफॉर्म के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसमें क्या क्या रिफॉर्म होंगे। पहले आप सुन लीजिए कि ये सीडीआर होता क्या है, यानी कारपोरेट टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। देखिए वर्तमान में अगर हम भारत में बैंकों के एनपीए के पीछे, जो बैंकों का सबसे ज्यादा एनपीए हो रहा है, उसका सबसे बड़ा एक कारण सीडीआर भी है। उसका सबसे बड़ा एक कारण क्या है? सीडीआर भी है। मैंने कहा कि जैसे भारत जैसे देशों में, खासकर भारत में ही एनपीए बैंकों का लगातार बढ़ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या सीडीआर की है, यानी कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की है। अब इसकी कैसे है? ऐसी स्थिति में देश में कार्यरत जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं, तो औद्योगिक इकाइयों को प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में जीवन दान प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक क्या कर देते हैं? ये पैसा दे देते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं? इनको ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है, जो कारपोरेट्स हैं, तो उनका मैंने लास्ट में बताया था, अगर उनकी हालात, उनकी बैलेंस शीट गड़बड़ हो रही है, बैलेंस शीट बताया था, बैलेंस शीट प्रॉब्लम, तो उनकी बैलेंस शीट गड़बड़ हो रही है। अगर वो जो औद्योगिक इकाइयां, जो उनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक परिस्थिति क्या हो जाती है? प्रतिकूल हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो उनके लिए पैसा फंड करने के लिए क्या है? एक जीवन दान देने के लिए, उनको पैसा फंड करने के लिए एक व्यवस्था लाई गई। यानी ये व्यवस्था 2001 में सीडीआर की व्यवस्था लाई गई, कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ध्यान रखिएगा, इसकी ये व्यवस्था 2001 में लाई गई। क्यों लाई गई? क्योंकि इन जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, इनको दोबारा से जीवन दान, ये जो इनका बैलेंस शीट खराब हो गया है, ये डूब रही है, तो इनको एक बार बचाया जा सके, इनको एक मौका मिलना चाहिए। इस वजह से ये व्यवस्था लाई गई। और सरकार को ऐसा क्या लगता है, क्यों मौका देना चाहती है? उसके पीछे भी तो कारण होंगे। जी हाँ, कारण है। देखिए, अगर मान लो कोई इंफ्रा सेक्टर की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, डूब रही है, ठीक है? वो क्यों डूब रही है? अगर उसकी बैलेंस शीट गड़बड़ हो गई है, तो भैया सरकार, उसके डूबने के और भी कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कोई कंपनी जो इंफ्रा क्षेत्र में काम करती है, मान लो कोई कंपनी है, कोई एक कंपनी है, ब्रिज बनाती है, ठीक है? अब ब्रिज बनाती है, आप देखोगे किसी भी कंपनी में अगर जैसे इंफ्रा का काम है, तो बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है
और भारत जैसे देश में तो और बड़ी इसमें बहुत सारी एनओसी लेनी पड़ती है, और कहीं केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, मान लो अगर किसी जमीन का लफड़ा है, ठीक है ना, लैंड एक्विजिशन का मसला है, तो ये सारी चीजों के चलते अगर मान लो ये कंपनी ब्रिज बनाने वाली है, ये कंपनी क्या है, ब्रिज बनाती है, इसने ऋण लिया बैंकों से, ठीक है, समझिएगा जरा इसको, इसने बैंकों से ऋण लिया, बैंक से, और इसने कहा कि हम भाई 2 साल में वापस कर देंगे, इन्हें लगा कि हम ब्रिज 2 साल में बना लेंगे, लेकिन आ गई समस्या, मान लो कि किसी ने स्टे ले लिया, ब्रिज में हो सकता है कि किसी की जमीन फंस रही हो, कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता हो, मान लो कि अगर चलो ठीक है, यमुना में ही ब्रिज बन रहा है दिल्ली में, सॉरी, तो इन्वायरमेंट वाले आ जाते हैं कि इसमें ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है, तो भारत में लाखों समस्याएं हैं, लोग ला को देखते हुए कहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट चले जाते हैं, तो इसकी प्रक्रिया लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, ठीक है, क्या है, प्रक्रिया लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। इसे उम्मीद थी कि भैया ये ब्रिज है, ब्रिज से हम जब टोल टैक्स के माध्यम से हमें रिटर्न आने लगेगा 2 साल में, तो हम बैंकों को पैसा वापस करने लगेंगे, इसने बैंकों से पैसा ले तो लिया, लेकिन ये जो कागजी कार्यवाही में इसे 2 साल लग गया, अभी काम स्टार्ट ही नहीं किया, तो अब ये बताओ जो पैसा उसने ऑलरेडी ले लिया है, उस पैसे को कहाँ यूज करेगा, अगर अब उसका कोई रिटर्न तो आ नहीं रहा है, तो ऐसा संभव है ना कि वो क्या हो जाए, वो पैसा एक तरीके से, मतलब उसका जो बैलेंस शीट है कंपनी का, ए नाम की कंपनी का बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाए, यही हो रहा है, ठीक है, क्या है, यही हो रहा है, तो सरकार ने कहा कि भैया अगर ये समस्या आ रही है तो इनको जीवन दान दे दो, बैंकों से कहा कि तुम एक काम करो कि इन कंपनियों के लिए कुछ तो करो, तो वो दोबारा से ऋण रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे, दोबारा से ऋण देने की बात करेंगे, तो आप देखोगे कि इसके अंतर्गत जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण निगम ने जो ऋण को वापस करने में असमर्थता जता दी, क्योंकि 2 साल में उसका रिटर्न होने वाला नहीं है, तो आप देखोगे कि इसके कुछ समय बाद जब असमर्थता होने के बाद ऋण को पुनर्गठन किया जाएगा, और बैंकों को भी घाटा ना हो तो उनके लिए भी व्यवस्था करी जाएगी कि जो भी औद्योगिक इकाई, मान लो जो औद्योगिक इकाई है, तो ऋण पुनर्गठन के दौरान क्या होगा कि उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, औद्योगिक इकाई का जितना ऋण होगा, ताकि बैंकों के लिए भी एक तरीके से जो पैसा है मतलब उनको रिटर्न मिल सके, ठीक है, तो आर और रिस्ट्रक्चरिंग ध्यान रखिएगा, जो बैंक का ऋण, वो सॉरी, ये जो सीडीआर है, जो रिस्ट्रक्चरिंग है, ऋण की रिस्ट्रक्चरिंग है, वो आरबीआई के अनुमति से ही हो सकती है, जब तक आरबीआई से आप अनुमति नहीं लेंगे तब तक ये प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। अब सीडीआर होगा क्या, ये योजना कैसे लागू होगी, जरा ये ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आया कि ये काम कैसे करेगी, मैंने बताया ना कि देखो, बैंक कोई भी मान लो कंपनी ए है, अब कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी ए ने बताया कि हम 2 साल में पैसा वापस करेंगे, जो कि बहुत सारी समस्याओं के चलते, कागजी कार्यवाही के चलते टाइम लग गया, पैसा वापस मतलब जो वापस होना था वो नहीं हो रहा है, तो ये बैंकों की भी तरह उनकी भी मतलब बैलेंस शीट खराब हुई, तो यही ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, जो कि मैंने कल ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बताया था, तो बैंकों के लिए सरकार कहेगी कोई बात नहीं, आपको ये समस्या देखनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है, तो हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं, वही व्यवस्था तो है सीडीआर, क्या है, वही व्यवस्था तो है सीडीआर, तो अब और इनको पैसा की अगर जरूरत पड़ेगी तो और दिया जाएगा, कुछ स्कीम्स आएंगी, कुछ योजनाएं लागू करी जाएगी, तो जरा उनको देखिएगा ये क्या योजनाएं हैं। अब देखो ये जो सीडीआर के अंतर्गत कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये जो सीडीआर के अंतर्गत जो कुल राशि ब्याज समेत कम से कम 500 करोड़ की होनी चाहिए, पहला इसका कंडीशन ये है कि सीडीआर के अंतर्गत यह योजना तभी पॉसिबल है, तभी लागू होगी, कम से कम ये राशि ब्याज समेत मिनिमम 500 करोड़ की होनी चाहिए, तभी यह व्यवस्था यानी सीडीआर की व्यवस्था लागू हो पाएगी। दूसरा, इसका दो हिस्सों में इसको वर्गीकृत किया जाएगा, क्या है, इसको दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाएगा, एक इसका सस्टेनेबल हिस्सा होगा, इसका एक सस्टेनेबल नेबल हिस्सा होगा, और दूसरा क्या, इसका अनसस्टेनेबल हिस्सा होगा, अनसस्टेनेबल हिस्सा होगा। अब देखो ये जो सस्टेनेबल, ये बहनी हिस्सा है, ये क्या कहेंगे, बहनी है, बहन किया जा सकेगा, और ये अबहनी हिस्सा है, इसी राशि को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है, बहनी हिस्सा वह जिसे कंपनी उस परियोजना से
हो रहे नगद के प्रवाह के माध्यम से ऋण की परिपक्वता की अवधि तक बैंकों को वापस करने में सक्षम हो, उस हिस्सों को बहनी हिस्सा कहा जाएगा। जैसे कि फिर वही उदाहरण, वो एक कंपनी है, उसने मान लो ब्रिज बना लिया, तो ब्रिज से जो नगद, उसके टोल टैक्स से जो नगद क्या करेगा, वो नगद प्राप्त करेगा, वो नगद का प्रवाह होने लगा, मान लो टोल टैक्स से ब्रिज चालू हो गया, तो ऋण की परिपक्वता की अवधि, मान लो ऋण की परिपक्वता की अवधि क्या है, 10 साल है, तो ऋण की परिपक्वता की अवधि तक बैंकों को वापस करने में जो पैसा सक्षम हो, उस पैसे को सस्टेनेबल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसको वहनीय हिस्सा कहा जाएगा। इसको मतलब कि जो वो कंपनी है इसको बहन कर सकती है, क्या कर सकती है, ये वहनीय हिस्सा कहा जाएगा। वहीं आप देखोगे कि यदि वहनीय हिस्सा कुल धनराशि का, जो ये वाला हिस्सा है, अगर टोटल धनराशि का ब्याज और मूलधन, यानी मूलधन और ब्याज का कम से कम कितना, 50% हो, मिनिमम इतने करोड़ से ही सीडीआर की योजना लागू हो सकती है। और आप देखोगे कि कम से कम इसमें से अगर सस्टेनेबल वाला पार्ट 50% हो, इससे कम अगर होता है इस सस्टेनेबल वाला पार्ट, मतलब वो कंपनी कह सकती है, अगर कंपनी कहे कि हम इतना पैसा, मान लो कि 500 करोड़ है, तो बोले कि हम 250 करोड़ सस्टेनेबल वाले पार्ट में नहीं हो सकता, नहीं रख पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो ये फिर व्यवस्था जो ये सीडीआर की है, ये लागू नहीं होगी। ठीक है, तो यह योजना तभी लागू करी जाएगी जब 50% कम से कम इसमें से वहनीय वाला हिस्सा क्या है, इतना होना चाहिए, मूलधन और ब्याज का। ठीक है ना। यदि ऋण की परिपक्वता की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, तो देखोगे कंपनी मात्र वहनीय हिस्से को ही वापस करेगी। अगर जो ये ऋण है, ठीक है, तो ऋण मान लो ये 10 साल के लिए लिया गया था, ये मान लो ये 10 साल के लिए लिया गया था, तो अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है, इसकी परिपक्वता की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है, तो आप इसके अंतर्गत देखोगे कंपनी मात्र इस वाले हिस्से को क्या करेगी, वापस करेगी। ध्यान रखिएगा, कंपनी को अब मात्र बहनी वाला हिस्सा भी वापस करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप देखोगे कि इस अबहनी वाले हिस्से के अंतर्गत क्या होगा, शेष जो धनराशि होगी, जो रेस्ट ऑफ मनी होगी, तो ये जो शेष धनराशि, जो शेष धनराशि के बदले बैंकों को उसकी हिस्सेदारी दे दी जाएगी। जो बैंक्स हैं, इनको उस कंपनी की उस कंपनी की 50% की हिस्सेदारी दे दी जाएगी। क्या है, 50% की हिस्सेदारी दी जाएगी, और जिसे भविष्य में ये बैंक क्या करेंगे, उसी कंपनी को या उस कंपनी के शेयर होल्डर को क्या कर देंगे, बेच देंगे। ध्यान रखिएगा, वो भविष्य में ये बेचा जा सकता है, बेच दिया जाएगा। ये सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल वाला पार्ट होगा। तो यही निगमीय ऋण पुनर्गठन की व्यवस्था है। यही क्या है, निगमीय ऋण पुनर्गठन की व्यवस्था है। तो ये तो है, क्या है कि ये ऐसी व्यवस्था सीडीआर के अंतर्गत डेवलप की जाएगी। तो अब इनमें कुछ स्कीम्स आएंगी। अब स्कीम्स भी तो आनी चाहिए ना। ये आपने यहाँ तक देखिए, ये लंबा टर्म है, ये थोड़ी सी इसे समझने में मुझे लगता है कि समस्या हो सकती है। मैं दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। बस आपको यहाँ से क्वेश्चन पीटी में और मेंस में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए बेशक कुछ इकोनॉमी में टर्म से थोड़ी से कुछ कठिन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझना नहीं है, उन्हें छोड़ देना है। तो जो सीडीआर की व्यवस्था है, मैं इसे एक बार और समझा दूंगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए एक बार इसे रफली सुनिएगा। मैंने बोला सीडीआर के अंतर्गत जो सीडीआर है, ये सीडीआर को, ये जो कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये क्यों लाया गया। कोई कंपनी है, ए नाम की कंपनी है, वो पैसा क्या है कि बहुत कारणों की वजह से जितने टाइम के लिए पैसा वो लिया था, वो पैसा दोबारा से वापस नहीं कर पा रही है, यानी पैसा वो एनपीए हो गया है। तो ये कंपनी एक मेहनत कंपनी है, अगर ये डूब जाती है तो देश में प्रॉब्लम आ सकती है, देश में मंदी आ सकती है। तो भारत देश या सरकार क्या करेगी, सरकार जो है वो क्या करेगी कि इसके बचाने के लिए कुछ प्रावधान करेगी, और वही प्रावधान सीडीआर है। क्या है, वही प्रावधान सीडीआर है। तो ये सीडीआर कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चर, जो डेट को, ऋण को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, वो आरबीआई के अनुमति से ही किया जा सकता है, और वो तब किया जाएगा जब इसमें से स्ट्रक्चरिंग की जो राशि हो, कम से कम 500 करोड़ की हो। कितनी, कम से कम 500 करोड़ की हो। इसको दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक सस्टेनेबल हिस्सा और दूसरा अनसस्टेनेबल हिस्सा।
सस्टेनेबल हिस्सा वह हिस्सा होगा जिसको वहनीय हिस्सा कहते हैं। क्या है? वहनीय हिस्सा कहते हैं। जो वो कंपनी खुद क्या करेगी, अपने टोल टैक्स या किसी भी माध्यम से इस वहनीय हिस्सा का भुगतान करेगी। ठीक है। अगर इसी टाइम इसका जो टाइम पीरियड है, मेच्योरिटी का, ऋण का टाइम पीरियड है बैंकों का, अगर उसे एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो मात्र कंपनी को इस समय यही वाला हिस्सा मात्र देना होगा, सस्टेनेबल हिस्सा। बाकी का जो एक दूसरा अनसस्टेनेबल हिस्सा है, अवहनीय हिस्सा है, उसके बदले क्या किया जाएगा, बैंकों को कंपनी में हिस्सेदारी दे दी जाएगी, मालिकाना अधिकार दे दिया जाएगा। और बाद में जब इनका ये सारी चीज पूरी हो जाएगी तो कंपनी, वो बैंक दोबारा से कंपनी को उसका मालिकाना अधिकार या फिर शेयर दे देगी, किसको, बैंक को, या वो सॉरी कंपनी को, या उसके शेयर होल्डर्स को। तो ये सीडीआर की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत कुछ स्कीम्स है, इसके अंतर्गत कुछ स्कीम्स है, जैसे 5:5 लिख लो स्कीम्स। इसके अंतर्गत कुछ स्कीम्स देखेंगे जो कि बंद भी हो गई हैं लेकिन जरूरी है। 5:25 स्कीम्स। ठीक है। दूसरी स्कीम्स क्या है, S4A स्कीम, S4A स्कीम्स। ठीक है। ये S4A स्कीम बताऊंगा। तीसरी स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है। ये ये स्कीम्स है, इनके माध्यम से एसडीआर किया जाएगा, इनके माध्यम से क्या है, एसडीआर किया जाएगा। देखिए इन स्कीम्स को 2018 यानी 17 जुलाई 2018 में इन स्कीम्स को क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसकी जगह अब एक एनसीएलटी, एनसीएलटी, अगर मान लो ऐसी समस्या आती है, एनसीएलटी ऐसी समस्या आती है ऋण के डूबने की और रिकवर करने की, तो ये समस्या किसके, एनसीएलटी में, ये सारे मामले, ये सारे मुद्दे हैं एनसीएलटी में जाएंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में सारे मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगर जो अगला होगा 5:25 स्कीम, S4A स्कीम और एसडीआर, ये सारा डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हम क्या है, एक दूसरा टॉपिक हमें मिशन इंद्रधनुष के बारे में देखना है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 2.0, 2.0 है, यानी दूसरा वर्जन है, समझ गए ना। इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो मिशन इंद्रधनुष, ये हेल्थ सेक्टर से संबंधित नहीं है। वो मिशन इंद्रधनुष दूसरा है, टीकाकरण वाला, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। उस मिशन इंद्रधनुष को जो टीकाकरण से संबंधित है, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। ये वो मतलब वो क्या है, मानव के स्वास्थ्य से संबंधित है, और ये वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष 0.2 इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और ये किससे, ये फिनेंशियल हेल्थ से संबंधित है, यानी ये वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, ये जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, उनके हेल्थ में सुधार करना, उनके हेल्थ को क्या करना, एनपीए जैसी समस्याओं से निजात पाना, उनके हेल्थ में सुधार लाना। तो इसमें 7 प्रावधान दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, 7 प्रावधान दिए गए हैं। नाम क्यों इंद्रधनुष दिया गया, कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। तो जी हाँ, इसमें 7 प्रावधान है, और इंद्रधनुष में आपको पता है 7 कलर, 7 कलर, और इसमें 7 प्रावधान। इसके चलते इसको इंद्रधनुष नाम दे दिया गया, मिशन इंद्रधनुष 0.2। इसी को देखिए, इकोनॉमी में अगर ये नहीं आता है तो इकोनॉमी में आपको A to G बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पूछा जा सकता है। A to G बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर, सेक्टर रिफॉर्म, रिफॉर्म। ठीक है। A to G कहाँ क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसके रिफॉर्म ए से लगा करके जी तक होंगे। ठीक है। ये अल्फा न्यूमरिक में प्रदर्शित किया जाएगा, इसी वजह से इसको A to G रिफॉर्म, A to G बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कहा जा सकेगा। ठीक है। तो आपने इन प्रावधानों को जरा देख लो कि भाई ये प्रावधान है क्या, ये मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। ठीक है। चलो इन प्रावधानों को देखना जरूरी है। पहला है अपॉइंटमेंट, पहला है क्या है, अपॉइंटमेंट। पहला अपॉइंटमेंट, अपॉइंट
ठीक है, यानी नियुक्ति करना। अब देखेंगे नियुक्ति से संबंधित क्या मामला है, इसमें ये क्यों लाया गया। अब बी वाला है, ए इज रिफर्स टू, यानी ए इज रिफर्स टू अपॉइंटमेंट, बी रिफर्स टू, ये ए ही कर लो आप इसे, है ना, इधर मत लिखो ए, इधर ही लिख लेते हैं ना। चलो, बी फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। जो सी है, ये कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। चौथा है डिस्ट्रेसिंग, तनाव कम करना, डिस्ट्रेसिंग, बोलते हैं ना डिस्ट्रेस, बहुत डिस्ट्रेस है तो वही डिस्ट्रेसिंग, स्ट्रेस है उसी का डिस्ट्रेस, ठीक है। लोग बोलते हैं ना बहुत स्ट्रेस है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा तनाव है, तो डिस्ट्रेसिंग यानी तनाव कम करना, डी फॉर डिस्ट्रेसिंग। अब ई फॉर क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण, है ना। इनको डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, एफ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, है ना। अकाउंटेबिलिटी भी तो तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जी प्रशासन होना चाहिए, गवर्नेंस रिफॉर्म, है ना। जी, जी है, गवर्नेंस रिफॉर्म, प्रशासन, गवर्नेंस रिफॉर्म। अब ध्यान से दीजिएगा, इसी वजह से इसको ए टू जी रिफॉर्म भी कहा गया, ए टू जी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ए टू जी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, इसी को इंद्रधनुष भी कहा गया, इंद्रधनुष 0.2। पूछा जा सकता है, इससे बार बार बोल रहा हूं, जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, देखिए वर्तमान में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उनका नेतृत्व सीएमडी करता है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका जो अपॉइंटमेंट के स्तर पे मैं पहले को डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए जो पीएसबीज हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, इनको जो लीड करता है, जो इनका नेतृत्व करता है, वो सीएमडी करता है। कौन करता है, सीएमडी करता है, ठीक है। चेयरमैन, जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, ये अध्यक्ष और प्रबंधक दोनों एक ही पद होता है, यानी ये अध्यक्ष का चेयर भी यही करता है और मैनेज भी करता है, प्रबंधक का। तो ये अध्यक्ष, अध्यक्ष और प्रबंधक ये दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो भाई इसके अंतर्गत, अपॉइंटमेंट के अंतर्गत कहा गया कि इसको समाप्त करके, सीएमडी को रद्द करके, इसको दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। इसको क्या है, दो हिस्सों में बांट दो। दो हिस्सों में मतलब कि अध्यक्ष का पद अलग कर दो और प्रबंधक का पद क्या कर दो, प्रबंधक का पद अलग कर दो। तो आप देखोगे इसके साथ साथ एक और नया पद जोड़ा गया, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, ये एक नया पद है। इसके ये क्यों जोड़े जा रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। देखो बैंकिंग सेक्टर में इस समय खूब अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, उस समय मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और ये सारा पैसा लेके निकल लेते हैं, है ना। तो ये खूब अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। तो भाई ये कहा गया कि अगर ये तीन लोग होंगे, यानी जो पावर, जो पावर है, जो शक्ति है, अगर शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, शक्ति का क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा, किसी एक व्यक्ति में शक्ति सेंट्रलाइज नहीं होगी, तो ये फ्रॉड करना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या है, ये फ्रॉड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इनने उस पद को, जो सीएमडी था, उसको समाप्त करके एक चेयरमैन, एक मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंधक और सीईओ, इसको ये तीसरा पद जिसको कार्यकारी अध्यक्ष भी कहा जाता है, तो इसकी क्या करी, ये इसका पद को इमर्ज किया और इनकी नियुक्तियां, इनने देखो पहले होता क्या था, दूसरी समस्या थी कि इनकी नियुक्तियां क्या होती थी, वही बैंक के अधिकारी प्रमोटेड होके बनते थे, ठीक है। अब कहा गया भाई, ये जो बैंक के अधिकारी हो सकते हैं,
जरूरी नहीं है, लेकिन अब बाहर के आदमी की भी नियुक्ति हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, अपॉइंटमेंट में इन लोगों ने कहा इसके अंतर्गत, इस रिफॉर्म के अंतर्गत कि बैंक के अधिकारी, पहले हमेशा बैंक का अधिकारी ही जाके चेयरमैन बनता था, ठीक है, सीएमडी बनता था, लेकिन बोले कि अब बाहर का भी कोई आदमी क्या कर सकेगा, आगे बन सकेगा। सॉरी सॉरी। तो आपने ये देखा, इसमें से तीसरा पद लाके और ये अपॉइंटमेंट को दर्शाया गया। इसके साथ साथ देखोगे जो पहले अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ नहीं आपको, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नहीं बताता क्योंकि आपको भी तो कुछ पता, गूगल करिए आप, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, उच्च स्तरीय पदों में नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हस्तक्षेप को कम करने की भी बात करी गई कि जो सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार का इंटरवेंशन है, उसको कम किया जाए। तो इसके लिए जो नियुक्ति के बाद इसका जो मतलब अपॉइंटमेंट करने के लिए, अपॉइंटमेंट इनका हो गया, तो अपॉइंटमेंट के लिए कोई तो बोर्ड होना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट के उद्देश्य से इसको एक बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया। क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना करी गई। और इसके जो चेयरपर्सन थे पहले, इसके पहले जो चेयरपर्सन थे कौन थे, विनोद राय। ध्यान रखिएगा, विनोद राय। पहले ही पूछा जाता है, दूसरे दूसरे का कोई ध्यान नहीं रखता है ना। तो ये सारी चीज हो गई। अब आया नंबर तीसरा, कैपिटलाइजेशन का, यानी इसकी पूंजीकरण का, मतलब इसको अगर पूंजी देने की बात आई, तो आप देखोगे कि वर्तमान में जो भारतीय बैंक है, तो ये एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या एनपीए की है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें से पूर्वोपाय वाला जो भार है, जो प्रोविजन वाला भार है, उसको क्या करना है, उस प्रोविजन वाले भार को कम करना है। साथ ही साथ बेसल थर्ड का जो रूल, बेसल थर्ड, अभी मैं बेसल फर्स्ट सेकंड थर्ड बताऊंगा, तो ये क्या है, तो मानदंडों को पूरा करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर के बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की क्या होती है, जरूरत होती है, तो उनके लिए क्या किया जाए, कैपिटलाइजेशन पूंजी, यानी सरकार उनकी क्या करे, पूंजीकरण की प्रक्रिया अपनाएगी। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन, सीज रेफर्स टू कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। क्या करेगी सरकार, इनके कैपिटलाइजेशन की प्रक्रिया क्या करवाएगी, अपनाएगी, मतलब इन्हें पूंजी कहीं से अरेंज करवाएगी, ठीक है। अब हो गया डिस्ट्रेसिंग, तनाव कम करना। ये भाई तनाव कम करना क्या है, देखिए जो एनपीए जो बढ़ने के कारण बैंकों में बहुत तनाव की स्थिति देखी गई। तो इसमें से जो आम उपभोक्ता है, जो जनरल जो कंज्यूमर है, तो आम उपभोक्ता और निवेशकों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाने में क्या है, ये बैंक क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि एनपीए इनका खूब बढ़ गया है। तो इसके चलते ये व्यवस्था लाई गई कि भाई एक काम कर दो आप, कि ये जो एनपीए है, एनपीए के साथ जो प्रोविजंस रखे हैं उसको कम करके आप डिस्ट्रेस कर लो, उसके भार को कम कर लो, आप ये जो तनाव है उसको क्या कर लो, तनाव को कम कर लो। तो इसमें से जो पर्याप्त ऋण दे सकेंगे, क्योंकि उनका डिस्ट्रेस, सॉरी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, डिस्ट्रेसिंग होने लगेगी, मतलब तनाव तनाव कम होने लगेगा। तो डीस रिफर्स टू डिस्ट्रेसिंग, यहां तक समझ आया। अब आता है एम्पावरमेंट, टाइम कितना हो रहा है आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अच्छा अभी आधे घंटे की क्लास और बाकी है, क्योंकि अगली क्लास मेरी 2 बजे लगी ही होती है, वो ऐप में चलती है, तो वो भी क्लास क्योंकि टाइम इस वजह से देखना पड़ता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्लास एक घंटे के आस वो 1 घंटे के आसपास रह पाए, है ना। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, देखिए यहाँ सशक्तिकरण की बात करी गई है। बैंकों के एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, यानी किसी भी प्रकार से आपको याद होगा कि कब नरसिम्हम कमेटी 1991 में कुछ क्या देती है, सुझाव देती है, मैंने बता चुका हूँ, इसी वजह से पढ़ाया था। तो उन सुझावों के आधार पे बैंकों के लिए कुछ सुझाव जो सुझाए गए थे, तो उनको लागू करना, स्ट्रेस कम करना, क्या करना, उनको लागू करना, उनको स्ट्रेस कम करना और बैंकों को सशक्त बनाना, बैंकों को जैसे कि उन किसी प्रकार से जो सरकार का हस्तक्षेप है उसको कम करना, ठीक है। तो ई रेफर्स टू एम्पावरमेंट, आपने एम्पावरमेंट मतलब बैंकों को सशक्त बनाने से है, इनको एक तरीके से फ्री छोड़ देना, फ्री छोड़ देना। और एसएलआर, एसएलआर, सीआरआर का भी क्या करना, भार कम करना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला जो क्षेत्र में पैसा दिया जाता है उसको कम करना। इनको ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि भाई इनको एम्पावर करना है, सशक्त बनाना है, उसके लिए क्या करे, आरबीआई सरकार काम करे, ठीक है। दैट इज रिफर्स टू फ्रेमवर्क ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। आप देखते होंगे किसी भी अगर सरकारी
मैं ऑफिसेस की बात करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसेस की बात करता हूँ, तो वहां कोई एक पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा, हालांकि मैं एक चीज आपको और बता दूं यहाँ पे कि अब होने लगा है अकाउंटेबिलिटी बरकरार, मतलब पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, जब से ये लाया गया है तो अकाउंटेबिलिटी। एक मैं कहानी सुनाता हूँ। मेरे दादाजी हैं, तो वो कॉर्पोरेट यानी जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है तो उसमें वो वर्क करते थे। एक बंदे का नया नियुक्ति होता है और वो कुछ काम से घर चले जाते हैं। तो आप वहां देखते हो कि खाद वाद वगैरह, ये जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर मिलता है। फर्टिलाइजर एक्चुअल में ऐसा नहीं मिलता है, हर एक को एक लिमिटेशन होता है कि किसको कितना, एक बोरी दो बोरी। उस समय उस बंदे को, नया बंदा था, पता नहीं था। और ये जो सारी वितरित करने की चीज थी, ये उन हमारे दादाजी के अंदर आती थी। ठीक है, उनको वितरित करना था, ये उनके अंडर आती थी। तो हुआ क्या कि वो जो बंदा था वो बिना पूछे जिसको जितना फर्टिलाइजर चाहिए था सब दे दिया गया। अब एक्चुअल में उनपे, और मेरे दादाजी बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, तो इन चीजों को लेकर उन्हें, तो इसके चलते उनपे केस फाइल हो गया। ठीक है, केस क्यों फाइल हो गया? क्योंकि अब देखिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई ना। ध्यान दीजिएगा, पहले अगर होता, इस नियम से पहले, ये जो यानी इंद्रधनुष 0.2 से पहले अगर होता, तो अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से बैंक की, यानी कोई वैसा लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। ध्यान रखिएगा, अगर पहले होता तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी डिफाइन कर दी गई है कि मान लो कि लाख किसी आपके जूनियर ने कुछ गड़बड़ कर दी हो, लेकिन अगर वो आपके अंदर काम आता है तो यू आर अकाउंटेबल। ठीक है ना? तो आप उसके प्रति क्या है, आप जवाबदेह हैं। ठीक है, और ये जरूरी भी है कि पहले वो क्या होता था कि जो जैसे कि पहले ब्रांच मैनेजर होता था। ठीक है, बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, इनमें कोई ब्रांच मैनेजर, उसके फिर नीचे जैसे पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, बहुत सारे लोग आते थे। तो किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर किसी को पैसा दे रहा है, मतलब एक पूरी अनियमितताएं देखने को मिलती थी। इसके चलते ये व्यवस्था लाई गई, बहुत अच्छी है, बहुत वेल एंड गुड। ठीक है, अगला है गवर्नेंस रिफॉर्म, प्रशासन, यानी प्रशासन, यानी प्रशासनिक रिफॉर्म से मतलब क्या है, इसमें प्रशासनिक सुधार होना चाहिए। ओवरऑल सुधार की बात करी जा रही है। इसके पूरे प्रशासन में, इसके जो गवर्नेंस में कैसे गवर्न किया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली इसको गवर्न किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें से क्या करी गई, ये सारी चीजें लाई गई। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं किसी भी स्टूडेंट को, जो मैंने ये इंद्रधनुष बताया, इंद्रधनुष 2.0, कोई आपको इस पे डाउट नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये बैंकिंग सेक्टर के सुधार से संबंधित है। इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसको यानी हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं, वो दूसरा है, वो टीकाकरण से संबंधित है। वो आपको जो हेल्थ मिनिस्टर में जो सोशल इशू टीचर पढ़ाएंगे, हालांकि सोशल इशू मैं भी पढ़ाता हूँ, तो जब टीचर कोई सोशल इशू पढ़ाएगा तो आपको वहां इंद्रधनुष क्या है, वो हेल्थ सेक्टर में जब सोशल इशू, यानी सोशल जस्टिस और सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय, मेंस में एक टॉपिक है। ठीक है, करीब ये 60 नंबर का टॉपिक होता है, 40 से 60 नंबर का टॉपिक होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको ये जो हेल्थ से संबंधित चीजें हैं, ये सारी हेल्थ शिक्षा, ये बताया जाएगा। ठीक है ना? बस मैंने आपको ये बता दिया कि वो टीकाकरण से संबंधित है और ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से संबंधित है। ये वित्तीय यानी एक मतलब वित्तीय व्यवस्था को टीकाकरण करना है, ये उनके स्वास्थ्य, वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, फिर एक बार हम वापस चलते हैं। देखिए, पुनर्गठन तभी पॉसिबल है, जो पुनर्गठन है, क्योंकि हमने ये क्यों बताया, ये इस वजह से बीच में बताया, हम दोबारा से हमें पुनर्गठन पे चलना है। आपको याद होगा मैं एसडीआर बता रहा था, है ना? तो एसडीआर से पहले ये बीच में इसकी कुछ जरूरत पड़ी, क्योंकि अब वो चीजें बंद हो गई हैं। तो इसकी बहुत सारे टर्म्स इसमें जो इंद्रधनुष के हैं, आप चीजों को समझ पाएंगे। तो दोबारा से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पुनर्गठन तभी पॉसिबल होगा, इसमें तो मार्कर चेंज करना पड़ेगा ना, ये तो तीन क्या है, तो मार्कर इस पे रेड चलेगा, काम करेगा, है ना? हम्म देखो भाई, इसमें क्या हुआ कि जो पुनर्गठन है, उसके अंतर्गत पुनर्गठन तभी संभव होगा, उसके लिए कुछ शर्तें होंगी। मैंने बताया कि इसमें से 500 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दो हिस्सों में होना चाहिए। एक सस्टेनेबल, उसमें 50% से कम नहीं होना चाहिए, दूसरा अनसस्टेनेबल होना चाहिए। तो अब पुनर्गठन, एसडीआर तभी संभव होगा, तभी पुनर्गठन संभव होगा
जब पुनर्गठन उसी ऋण का संभव होगा जिसमें ऋण की कुल राशि कम से कम 10 करोड़ की हो। ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन तभी संभव होगा जिसमें से ऋण की कुल राशि कम से कम 10 करोड़ की हो, कम से कम 10 करोड़ की हो। मतलब क्या है, इससे ऊपर की हो सकती है। मान लो कि जैसे कि किसी ऋण का पुनर्गठन होना है, तो पुनर्गठन 9 करोड़ का तो पुनर्गठन नहीं हो सकता, मिनिमम राशि 10 करोड़ की होनी चाहिए पुनर्गठन के लिए। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मिनिमम राशि कितनी, 10 करोड़ की होनी चाहिए। पुनर्गठन तभी संभव है जब एक ऋण एक से ज्यादा बैंकों ने प्रदान किया हो। एक को तभी पॉसिबल है कि एक को एक से ज्यादा बैंकों ने क्या किया हो, प्रदान किया हो, तब संभव। ये दूसरी उसकी यहाँ लिख देता हूं, जैसे कि मिनिमम 10 करोड़ का हो तभी पुनर्गठन होगा। ठीक है, कितना, मिनिमम 10 करोड़ का हो। दूसरा, ये पुनर्गठन तभी संभव होगा जब ऋण एक से ज्यादा, जब ऋण जो ऋण है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा बैंकों ने प्रदान किया हो, बैंकों ने प्रदान किया हो, प्रदान किया हो। किससे पुनर्गठन, ध्यान रखिएगा, ये किसकी बात हो रही है, वो उस कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, ऋण के पुनर्गठन की। ये तभी पुनर्गठन होगा जब अगर मान लो उस कंपनी को 10 करोड़, मिनिमम 10 करोड़ की राशि होनी चाहिए, और उस कंपनी को ऋण कितने, एक से ज्यादा बैंकों ने प्रदान किया हो। किससे, एक से ज्यादा बैंकों ने प्रदान किया हो। साथ ही साथ आप देखोगे कि पुनर्गठन के लिए आवेदन जो है वो एक या एक से ज्यादा बैंक भी कर सकते हैं। एक बैंक या इससे ज्यादा बैंक भी क्या कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे। ठीक है, आप देखोगे ये तभी स्वीकार किया जाएगा, ये जो आवेदन है ये तभी स्वीकार होगा जब आवेदक, जो आवेदन करता है, यानी जो आवेदक या फिर आवेदकों, मतलब और भी बैंक पुनर्गठन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदकों, क्योंकि यहाँ एक से अधिक बैंक होने चाहिए। ठीक है, तो आवेदकों, लेकिन यहाँ अप्लाई कोई एक भी कर सकता है, वो एक से अधिक भी कर सकते हैं। तो आवेदक और आवेदकों में कम से कम 20% राशि का योगदान किया हो, जिसका पुनर्गठन होना हो उसका कम से कम 20% राशि का क्या किया हो, इन्हें योगदान दिया हो। उदाहरण से मैं एक बार इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, परेशान नहीं होइएगा। आवेदन जैसे ही स्वीकार कर लिया जाएगा, तो आरबीआई क्या करेगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक ज्वाइंट लेंडर फॉर्म बनाएगा, ज्वाइंट लेंडर फोरम बनाएगा, जेएलएफ, इसको क्या कहेगा, जेएलएफ, ज्वाइंट लेंडर फोरम बनाया जाएगा, इसकी स्थापना के निर्देश देगा। इसमें क्या होगा, जेएलएफ में ये पुनर्गठन तभी प्रारंभ होगा जब जेएलएफ के अंदर सहमति होगी, इसमें कॉन्सेंट होगी सभी को, ये तभी, मतलब सहमति होनी चाहिए। अगर इसमें से जो जेएलएफ बनाया गया, अगर कोई असहमति क्या करता है, अगर किसी की असहमति है, तब ये आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। क्या है, तब ये आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। वहीं संख्या के आधार पे अगर हम बात करते हैं, तो संख्या के आधार पे, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम संख्या के आधार पे बात करें, तो कम से कम 50% बैंकों की सहमति होनी चाहिए। इसमें जेएलएफ के अंतर्गत मान लो कि 5 बैंकों ने अप्लाई किया है, तो मिनिमम 3 बैंकों की सहमति होनी चाहिए। अगर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया है, तो 3 बैंकों की क्या है, सहमति की जरूरी है। जबकि ऋण की जो धनराशि है, वो क्या होनी चाहिए, कम से कम उतने ही बैंकों की सहमति होनी चाहिए जिसने भी, आप देखोगे कि कम से कम ये 75% का योगदान दिए हों। तो ये एक बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया हो जाती है, क्या है, 75% का योगदान दिए हों, तभी ये कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी ऋण पुनर्गठन की क्या है, जो ऋण पुनर्गठन है, ये तभी संभव हो पाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं, ये बताओ पहले। वैसे आप लोगों को, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। इसे सुन लीजिएगा एक बार, मैं आपको नया पेज ले लेता हूँ और नए पेज के माध्यम से दोबारा से समझा देता हूँ, है ना, पता चले कि, देखो, इसके अंतर्गत मैंने क्या कहा कि जो ऋण का पुनर्गठन है, ये तभी संभव है जब पुनर्गठन किसका होगा, जैसे एक कंपनी है,
ये बैंक है, ठीक है। इसने पैसा, इस कंपनी ने क्या किया था, बैंकों ने पैसा दिया था इस कंपनी को, ध्यान रखिएगा। बैंकों ने पैसा दिया था, कुछ बैंक ए ने दिया था, बैंक बी ने दिया था, बैंक सी ने और डी ने। ये चारों बैंकों ने इस कंपनी को पैसा दिया। इसकी ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया, यानी जो ऋण पुनर्गठन है इसकी प्रक्रिया लागू होने लगी। तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। मैंने जैसे बताया कि पहले तो पुनर्गठन मिनिमम 500 करोड़ का ही हो सकता है। पहली इसमें ये शर्त है कि इतने से कम ऋण है अगर इन बैंकों ने दिया है तब संभव नहीं है, पुनर्गठन नहीं होगा उस ऋण का। पहली इस शर्त को ध्यान रखिएगा, पहला 500 करोड़ की शर्त को, मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो, इसको दो भागों में बांटा जाएगा, एक सस्टेनेबल हिस्सा, इससे ज्यादा हो सकता है, एक सस्टेनेबल हिस्सा और दूसरा अनसस्टेनेबल हिस्सा, ठीक है। तो मान लो कि इसको मैंने बोला कि मिनिमम ये जो सस्टेनेबल हिस्सा है 50% के आसपास होना चाहिए। तो ये 250 करोड़ है, ये 300 करोड़ मान लो, तो ये कितना बचा, 300 करोड़ है, ये बचा 200 करोड़। अब 200 करोड़ का क्या होगा, इस कंपनी पे ये जो बैंकों को ध्यान रखिएगा, इस कंपनी पर एकाधिकार हो जाएगा। अब एकाधिकार नहीं आप कहोगे, ये मालिकाना अधिकार मिल जाएगा, मालिकाना अधिकार मिल जाएगा। अगर इसकी जो मियादी नहीं बढ़ाई जाती है, उस ऋण की जो उस कंपनी ने बैंकों से लिया है, तो यह मात्र ये सस्टेनेबल वाला ही हिस्सा देगी, मात्र सस्टेनेबल वाला ही हिस्सा देगी। बाकी का जो ये हिस्सा, ये क्या करेंगे, ये उससे अब कंपनी को जो मालिकाना अधिकार मिल गया है उसके माध्यम से ये क्या करेंगे, उस वसूलेंगे। तो ये एसडी मतलब अब फिर पैसे को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कहा गया है, जो पुनर्गठन के लिए, कि उसी ऋण को पुनर्गठन किया जाएगा जिसमें ऋण की कुल धनराशि मिनिमम कितनी, 10 करोड़ की होनी चाहिए। ये 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये पुनर्गठन तभी संभव है जब एक से अधिक बैंक हो, एक से क्या है, अधिक बैंक हो तभी संभव है। पुनर्गठन के लिए आवेदन एक या फिर उससे ज्यादा बैंक कर सकते हैं। तो आवेदन है तो ये बैंक भी कर सकता है या इसके बाद भी बैंक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो आवेदक है, तो आवेदकों को कम से कम जो टोटल ऋण दिया गया है उस धनराशि का 20% होना चाहिए। टोटल योगदान का कम से कम 20% का योगदान किया हो तभी पॉसिबल है, ये तीसरी कंडीशन है। चौथा है कि इसके अंतर्गत ज्वाइंट लेंडर फोरम बनाया जाएगा, और उस जो ज्वाइंट लेंडर फोरम होगा उसमें सहमति जरूरी है कि हम ये रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, क्या है, सहमति जरूरी है। जब वो सहमति होगी, अगर मान लो कि कम से कम आधे से ज्यादा लोगों की सहमति होनी चाहिए, यानी बहुमत होना चाहिए, तो 10 बैंक है तो कम से कम कितनी, 5 या उससे अधिक की, यानी 5 प्लस की सहमति जरूरी है, तभी ये आगे प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो और दूसरा, एक में एक और टर्म्स है कि आप देखोगे कि जो कुल धनराशि है उसमें कम से कम 75% का योगदान दिया हो उन जो सहमति किए हुए बैंक है, ध्यान रखिएगा। जो सहमति, जिन बैंकों ने सहमति जताई है, कम से कम उतने बैंकों ने सहमति होनी चाहिए जिन्होंने कुल ऋण का, जो कुल योगदान का 75% का योगदान दिया हो, ठीक है, कितना, 75% का योगदान दिया हो। मान लो जैसे 200 करोड़ है, इसमें से बैंक ये 4 बैंक है मान लो, तो अगर ये 3 बैंकों की सहमति है तो 3 बैंकों ने 200 करोड़ में करीब कितना, इसका जो 200 करोड़ का 75% होगा, उतना 75% क्या होगा, इतने को अगर इन लोगों ने ऋण दिया है तभी ये आगे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो ये है पुनर्गठन की क्या है, प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आप देखोगे जो ऋण के पुनर्गठन के अंतर्गत ये 5:5 स्कीम आएगी, 5:25, ठीक है ना, 5:25 स्कीम आएगी, ये पहली स्कीम होगी। दूसरी स्कीम होगी एसडीआर, एसडीआर सामूहिक, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, सामूहिक ऋण का पुनर्गठन। तीसरी स्कीम होगी S4A, S4A ऐसे लिखते हैं, इसमें 4 एस आते हैं, इस वजह से 4 एस आते हैं, 4 एस आते हैं फिर ए, तो इस वजह से S4A कहा गया,
4A। 4S का मतलब कहाँ क्या है? देखिए, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। जो स्ट्रेस्ड एसेट को क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत लाके और उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। ठीक है, तो नाम से भी पता चलता है। इनके बारे में हम कल डिटेल से क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आपको जो स्लाइड में ऑलमोस्ट उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्या होगी, स्लाइड में मेंशन है, जैसे कि देख लेते हैं, है ना। ये जैसे कि 5:25 स्कीम देखो, है ना, 5:25 स्कीम है ना। ये तो कल इसके बारे में बात करेंगे, 5:20। कल इसके बारे में बात करेंगे, 5:25 स्कीम, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, और S4A। S4A refers to there are four S, यानी स्कीम्स, सस्टेनेबल, स्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेस्ड। ठीक है ना। तो ये फोर जो S4A का ये कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में कल डिटेल से बात करेंगे। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है यहाँ तुरंत पुनर्गठन के। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी स्टेट सिविल सर्विस में भी ये क्वेश्चन अगर ये पॉइंट डालते हैं तो बहुत बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये टफ टॉपिक है, शायद ही कोई पढ़ाए, लेकिन मैं, देखिए तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि 150 घंटे में कंप्लीट इकोनॉमी होती है। 150 घंटे लगते हैं, तो वही कारण है कि 150 घंटे का। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, कोई पार्ट नहीं छूटेगा, और वो सारा पार्ट जो करंट का है वो भी इसमें क्या होगा, अपडेट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, और कल मिलते हैं जल्दी। अगर कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करें। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इकोनॉमी शायद ही, अगर मैं नहीं समझा पाया आपको तो शायद ही कोई समझा पाए। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ, एक क्लास करिए आप, और 2 बजे वाली क्लास मत भूला करिए। 2 बजे दूसरा डिफरेंट टॉपिक चल रहा होता है ऐप में, तो सब लोग जाके ज्वाइन कर लिया करिए, उसमें दीदी सिंह सर्च करिए। स्पेशल क्लासेस में अपनी कैटेगरी, जब स्पेशल क्लासेस डालोगे स्पेशल क्लासेस पे, तो देवी सिंह तो जो पॉप करेगा वो दूसरे नंबर पे पॉप करेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ अपना जाके और पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपना अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।